सही में वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है वेव फ्रंट, ठीक है। अब कोई भी लाइट या कोई भी एनर्जी जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। और वो प्लेन या कोई भी ऐसा हम सरफेस ड्रॉ कर दें उस मीडियम में जिस पे लाई करने वाले सारे पार्टिकल्स या ये कहें लोकस जो हैं या जो पॉइंट्स हैं वो सारे सेम फेज में अगर वाइब्रेट करते हों तो उस सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। दो ही टाइप का होता है, एक होता है स्फेरिकल, अगर पॉइंट सोर्स है उससे क्रिएट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और अगर लाइन सोर्स है तो इससे क्रिएट होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। यही फर्दर जब आगे एक्सपेंड होता है ना, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सपेंड होता जाएगा तो इसका कर्वेचर नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसी को कह देते हैं प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। जो रेज होती है वो इसके परपेंडिकुलर पास होती हैं, सिमिलरली यहाँ से भी रेज परपेंडिकुलरली जाएंगी। और अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो इससे भी हम रेज क्या है परपेंडिकुलरली ही लेंगे, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, हम लोग को पता है, इस पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग आ जाते हैं हाइगेन की थ्योरी पे। हाइगेन्स थ्योरी पे, ठीक है। हाइगेन्स थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है, ठीक है, तो जब लाइट किसी मीडियम में चलता है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और जैसे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो कोई भी हम अगर सरफेस ड्रॉ करते हैं जिस पे आने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम उसको वेव फ्रंट कहते हैं। यानी कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट के थ्रू प्रोपोगेट करता है, ठीक है। अब पहला जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कोई वेव फ्रंट है, ठीक है, इस वेव फ्रंट को हम ऐसे बना लेते हैं, इस पे लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल होंगे ये सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जो पार्टिकल्स हैं ये न्यू सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, न्यू सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और इससे फिर सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट होती है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। और इससे जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोर्स से आई थी, ठीक है। तीसरा, जो नया वेव फ्रंट है जो कुछ समय बाद मिलना है, जैसे ये पहला वेव फ्रंट हमको मिल गया, इस पे लाई करने वाले सारे पार्टिकल नए सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और जब न्यू सोर्स की तरह एक्ट करेंगे तो इससे सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी जिसकी सारी प्रॉपर्टीज प्राइमरी सोर्स की तरह होंगी। अब हमको फिर से एक नया वेव फ्रंट चाहिए होगा। अब इस वेव फ्रंट को बनाने के लिए हम हाइगेन्स के कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। मान लें कि ये कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, और इस पे ये पार्टिकल्स हैं और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट किस वजह से क्रिएट हुआ है, तो इधर कोई पॉइंट सोर्स होगा उससे क्रिएट हुआ है। अब इससे सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी और हर पॉसिबल डायरेक्शन में उसी प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सपेंड होगी जो ये सोर्स प्रोवाइड किया होगा। लेट सोर्स इज इन वैक्यूम और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है c, तो t टाइम बाद इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट ct डिस्टेंस कवर कर लेगी, इससे भी ct डिस्टेंस कवर करेगी। अब कह रहा है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इसका मतलब कि ct डिस्टेंस का एक स्फीयर कवर कर सकता है वो, तो ये एक ct डिस्टेंस का स्फीयर कवर करेगा, इससे भी करेगा ct डिस्टेंस का स्फीयर, इससे भी, इससे भी, इससे भी और सबसे, ठीक है। अब जो नया वेव फ्रंट बनना है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आने वाले सारे सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे पीछे वाले, ठीक है। तो अब हम इस पे अगर एक एनवलप ड्रॉ कर दें आगे भी और एक एनवलप पीछे भी, तो ये जो है ये न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन देगा, ठीक है। अब जब न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन देगा, इन दैट केस हम पीछे वाले वेव फ्रंट को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 + cos थीटा के, ठीक है। अब अगर हम फॉरवर्ड वाले का लें तो थीटा की वैल्यू होगी 0, तो हमको इंटेंसिटी की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी क्योंकि सामने सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू ले लेंगे 0, बट ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है।
अपोजिट डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू होगी पाई, और कॉस में पाई की वैल्यू होती है -1, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। जब इंटेंसिटी 0 तो बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पूछता यही है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी, एंड सेकेंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। अब इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे बता रहे कंस्ट्रक्शन हमको वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेंगे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कोई भी एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट कराते हैं, एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट कराते हैं। ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। अब चूंकि ए बी एक वेव फ्रंट है तो इस पे लाई करने वाला सारा पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेगा, उससे सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी जो प्राइमरी सोर्स की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करेगी। तो इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट लेट टी टाइम में पॉइंट डी तक पहुंच जाती है। ठीक, और कितना डिस्टेंस कवर करती है, मान लेते हैं कि सी टी डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो टी टाइम में इस पॉइंट बी से भी तो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा, सेम मीडियम में है तो ये भी सी टी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम सी टी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम पॉइंट सी, और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब मेरा काम खत्म हो गया। ठीक, अब हमको बस प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। अब हमको ध्यान रखना है कि हमको दो ट्रायंगल लेने हैं, जो भी दो ट्रायंगल है वो दिख रहा है हमको। पहला ट्रायंगल लेना है ए बी सी, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल लेना है सी बी डी। ठीक है, अब जब यहाँ ए बी डी और सी बी डी ट्रायंगल हम लेंगे तो लिखेंगे ये भी डिस्टेंस सी टी है, तो ए बी ए डी इज इक्वल टू सी बी क्योंकि सी टी डिस्टेंस है बराबर। दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों 90 डिग्री होंगे क्योंकि जो रेज होंगी वो कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। रेज भी बना देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। रेज बना लीजिए, ये रेज बन जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तीसरा जो बी डी है, बी डी साइड जो है ये कैसी है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी बी डी के। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से लिखेंगे बाई सी पी सी टी आई इज इक्वल टू आर। हो गया लॉ प्रूफ, आपको इतना ही करना है। सेकेंड लॉ के लिए लिख देते हैं सिंस इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑल लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, हेंस सेकेंड लॉ भी हमारा जो है वो प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे, और इससे एक टॉपिक आता जरूर है। रिफ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, एक स्ट्रेट लाइन ले लो जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आप v1 ले लो, एक में v2 ले लो। कई बार कंडीशन देता है कि v1 इज़ ग्रेटर v2 इज़ ग्रेटर, अभी उस पर नहीं देखते हैं। मान लेते हैं रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इट मीन्स v2 इज स्मॉलर देन v1। अगला है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। करना सेम है, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करा लेंगे, नाम रख देंगे ए बी। ठीक है, कंडीशन सेम है, वेव फ्रंट है। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा, लेट पॉइंट बी से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलता है वो टी टाइम में पॉइंट सी तक जाता है और v1t डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड है v1, टाइम है t, तो v1t। तो a से भी तो कुछ सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी जो v2 स्पीड से t टाइम तक चलेगी। तो मान लेते हैं कि ये v2t डिस्टेंस कवर करती है, तो मान लिया कि ये v2t डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रख देंगे d, और इस पॉइंट को हम मिला देंगे किससे,
पॉइंट सी से, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2t हो जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है साइन आई बाई साइन आर। सिंपल है। पहले अब इसको रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये एक रे लाए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको आई लिख देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, इसको आर लिख देंगे। रे डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। इसको भी आप एक रे को कंप्लीट कर लीजिए, बस बात खत्म, डायग्राम कंप्लीट है। अब हमको दो ट्रायंगल लेने हैं यहाँ पे भी। ठीक है, हमको लिखना है साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको कांस्टेंट प्रूफ कर देना है। अब साइन आई इस ट्रायंगल में देखिए आप, तो कई बार ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेने में बड़ा समस्या होता है। ठीक, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा करना क्या है कि v1t वाला जो डिस्टेंस है इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए b इंटू सी, हाइपोटेनस ले लीजिए जो ये साइड कॉमन है AC, तो साइन आई बी सी बाई में AC। इसमें भी देखिए वैल्यू किसकी पता है, AD की पता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और AC कॉमन है तो AC लेना है। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा BC बाई में AB। BC की वैल्यू है v1t, AB की वैल्यू है v2t, t से t कैंसिल। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। और आपको जब सेकेंड लॉ इसका प्रूफ करना होगा ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे सिंस ऑल लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर हेंस लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक बेसिक सा टर्म यहाँ कई बार पूछा है, हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बाई में 1, वैक्यूम वैक्यूम, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहले वाले की स्पीड ऊपर होती है, बाद वाले की नीचे होती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, वेवलेंथ बाई में वेवलेंथ। इट मीन्स जब कोई भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो सिर्फ उसके वेवलेंथ में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए वो अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। और आपको इसमें हाइगन्स थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है।